हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। सच ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो किसी फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, मीन्स जब हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब हम किसी सॉल्यूशन में और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर पाते, तो ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इट मीन्स हमने लिया 1 लीटर वाटर और उसमें 5 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, तो ये 5 ग्राम शुगर इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। एंड हमने फिर से 5 ग्राम शुगर और ऐड कर दिया, तो ये 5 ग्राम शुगर भी इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। फिर से हमने 5 ग्राम शुगर और ऐड कर दिया, तो अब ये शुगर इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, क्योंकि इस सॉल्यूशन में शुगर का अमाउंट, शुगर की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को तो बढ़ाया नहीं है, ओनली सॉल्यूट इसमें ऐड करते जा रहे हैं। तो इसलिए इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई, और इसलिए और भी ज्यादा सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, और ऐसे ही सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें टेम्परेचर एंड प्रेशर फिक्स रखना होगा। अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज कर दिया तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, अगर मैं इस सॉल्यूशन को हीट कर दूं तो इसमें और भी ज्यादा शुगर डिसॉल्व हो सकती है, तो ये फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है। ओके, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व ना कर सके। नेक्स्ट है, एन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने से पहले जो सॉल्यूशन होता है उसे हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए इस इमेज को दोबारा से देखिए। इस सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले 5 ग्राम शुगर ऐड किया था, तो ये डिसॉल्व हो गया। फिर से 5 ग्राम शुगर ऐड किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। लेकिन हमने फिर से 5 ग्राम शुगर ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं हो पाया। मीन्स थर्ड स्टेप पर हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया, लेकिन सैचुरेटेड होने से पहले इसमें हम शुगर डाल रहे थे तो वो डिसॉल्व हो रही थी, तो सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा था, तो इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा अनसैचुरेटेड था। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हम और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, एंड अनसैचुरेटेड में हम और भी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं फिक्स टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। द सॉल्यूशन विच इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड contains the maximum amount of solute dissolved in a given amount of solvent. Thus, the concentration of solute in such a solution is its solubility. देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को फिर से, इसमें हमने और भी ज्यादा सॉल्यूट ऐड किया तो वो डिसॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, और इतना ज्यादा हो गया कि ये सॉल्यूट के पार्टिकल आपस में कोलाइड कर गए और सॉल्यूशन से सेपरेट हो गए। फिर ये सेपरेट हुए पार्टिकल फिर से इसमें डिसॉल्व हो गए, एंड डिसॉल्व पार्टिकल फिर से सेपरेट हो गए। तो ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना और सॉल्यूशन से सेपरेट होना, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे, तो इस कंडीशन को बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन के पार्टिकल्स अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट अपनी सॉल्युबिलिटी पर होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन पर होता है। Earlier we have observed that solubility of an substance into another depends on the nature of substance. In addition to these variation, two other parameters, temperature and pressure, also control this phenomena. इट मीन्स यहाँ हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड कर रही थी? नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर,
नेचर ऑफ सॉल्यूट पर एंड टेम्परेचर और प्रेशर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही थी, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है। ये जो सॉल्युबिलिटी है ये नेचर ऑफ सॉल्यूट पर एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है, एंड टेम्परेचर और प्रेशर पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन ए लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। तो जो सॉल्युबिलिटी वो किससे अफेक्ट होती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर से भी सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है। तो ये कह रहा है कि जो टेम्परेचर है वो भी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 2.10। इक्विलिब्रियम इक्वेशन को देखिए 2.10। तो ये रही 2.10 इक्वेशन, ये है एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन। इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना देते हैं, और जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो सॉल्यूशन से सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हो जाते हैं एंड सॉल्वेंट अलग हो जाता है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, फिर सॉल्यूट के पार्टिकल अलग हो जाते हैं एंड सॉल्वेंट के अलग हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में चलता है। मींस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ये डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो द ली चैटलियर प्रिंसिपल। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम है तो वो ली चैटलियर प्रिंसिपल को फॉलो जरूर करेगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या है? ली चैटलियर प्रिंसिपल ये कहता है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम में है तो अगर हम उसके डायनामिक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देंगे तो वो रिएक्शन कुछ ऐसा करेगी कि उसका डायनामिक इक्विलिब्रियम फिर से मेंटेन हो सके। तो ये था ली चैटलियर प्रिंसिपल। In general, if in a nearly saturated solution, the dissolution process is endothermic. तो ज्यादातर केस में जो डिसोल्यूशन है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों एंडोथर्मिक होता है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो कोल्ड वाटर होता है उसमें जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, और अगर हम उसी वाटर को थोड़ा सा गर्म कर दें तो शुगर जल्दी डिसॉल्व हो जाती है। इट मीन्स डिसोल्यूशन का प्रोसेस ज्यादातर एंडोथर्मिक होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से होते हैं? जिनमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जिन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो डिसोल्यूशन ज्यादातर एंडोथर्मिक होता है। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। एंड इफ इट इज एक्सोथर्मिक, और अगर ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर डिक्रीज हो जाएगी। दीज ट्रेंड्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली। ये दोनों कंडीशन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाली, ये दोनों को आप एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। एंड इसमें से ये वाला एंडोथर्मिक वाला आपने किया भी है, जब आपने शुगर को ठंडे पानी में डिसॉल्व किया होगा फिर उसको गर्म किया होगा तो वो जल्दी डिसॉल्व हो गई होगी। तो एक्सपेरिमेंटली आपने इस प्रोसेस को देखा भी है। एंड अगर डिसोल्यूशन एंडोथर्मिक प्रोसेस हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 से कम होगी। अब व्हाट इज डेल्टा एच? डेल्टा एच की वैल्यू वो वैल्यू होती है जो एनर्जी को शो करती है, जो वो वाली एनर्जी जो रिएक्शन को दी जाती है या रिएक्शन से निकलती है, वो वाली एनर्जी डेल्टा एच होती है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हमने देखा था कि टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। अब हम देखेंगे कि प्रेशर सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो लिक्विड में सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को प्रेशर ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों?
आपको याद है कि कभी आपने किसी सॉलिड को जबरदस्ती प्रेशर करके किसी लिक्विड में डिसॉल्व किया हो? नहीं ना। तो प्रेशर सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को ज्यादा अफेक्ट नहीं करता है। इट इज सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड प्रैक्टिकली रिमेन अनअफेक्टेड बाय द चेंज इन प्रेशर। और ऐसा इसलिए होता है, प्रेशर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को इसलिए अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, मीन्स सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो अगर सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल पास पास हैं तो उसमें कोई और दूसरा पार्टिकल कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई दूसरी चीज उसमें कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? तो इसलिए सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी को प्रेशर अफेक्ट नहीं करता है।